लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और आज मैं लाहौर में हूँ। लाहौर के एक फ़कीर मनश, सूफ़ी मनश, इंसान दोस्त और पाकिस्तान दोस्त और अवाम दोस्त, एक दानश्वर, एक शख्स, एक सियासतदान जिसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसकी कई एक किताबें, कई एक कालम है। हमने भी उनसे बहुत सारा सीखा और हमने उनसे हुज्जत की। आज चूँकि लाहौर आना था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो आज हमारे वो मेहमान हैं, मेहमान तो हम उनके हैं, लेकिन आज हमारे हम मेज़बान बने हैं उनके लीडर टीवी के लिए। तो वो हमारे मेहमान हैं, हमारे अज़ीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साईं हैं, प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन अहमद साहब। तो आज हमने सोचा है कि लाहौर में बैठ के उनसे एक मुलाकात करें। वो मुलाकात उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी है, उनकी सियासत के हवाले से भी है, उनकी तहरीरों के हवाले से भी है। जो कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है, जो कुछ कल हो चुका, उस सारे का सारा इहाता हम करने की कोशिश करेंगे। और आप ऐसे समझें कि एक बहुत बड़े इंसान के आगे एक बहुत छोटा आदमी आज उनसे सवाल करने जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ कबूल होगा। आइए ये कचहरी देखते हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके शऊर में और आपकी यादों में जो सबसे पहले आबा व अजदा के किस्से हैं और ख़ास तौर पर वो पूरी जो सरगुज़श्त है वालिदैन के हवाले से, जो ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने गुजारी, कहाँ गुजारी, वो अगर हमारे सामीन को, नाज़रीन को बता दें। भाई मैं 86 साल पहले कांगड़े में पैदा हुआ। कांगड़ा अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। उस ज़माने में कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था। पार्टीशन के कई साल बाद हिंदुस्तान में पंजाब 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो ईस्ट पंजाब था। एक हिस्सा पंजाब रहा, एक हिस्से का हरियाणा बना दिया गया सूबा, तीसरा सूबा बना दिया गया हिमाचल। लेकिन जिस वक्त मैं पैदा हुआ और देर तक 1947 और उस पार्टीशन के बाद भी देर तक कांगड़ा जो था वो सूबा पंजाब का हिस्सा था। वो वहाँ की डायलेक्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, या ज़ुबान थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, पहाड़ी उसको कहते थे। ये एक आजकल हिमाचल जो है इंडिया की फ्रूट बास्केट है और बड़ी खूबसूरत जगह है और उसमें दुनिया भर से सयाह आते हैं। एक खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका, जहाँ पर मैं पैदा हुआ। और वहाँ मैं कुछ देर के लिए कभी कभार स्कूल में भी गया, लेकिन एक्चुअली हम लोग, मेरे वालिद लाहौर में मुलाजमत कर रहे थे, कोई छोटी मोटी मुलाजमत। तो मैं और मेरी वालदा हम लाहौर आ गए। उस वक्त मेरी उम्र करीबन 4 साल की थी, 4 साढ़े 4 साल की। तो उस वक्त से लेकर बाद अब तक मैं लाहौर में हूँ, मुकीम हूँ, लाहौर में हूँ। मेरी यादें जो कांगड़े से वाबस्ता है बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली चंद साल पहले मेरे 2 भाई और कुछ और अजीज़ घर देखने गए अपना पुराना कांगड़े में जो था, और उन्होंने तो नहीं देखा हुआ था क्योंकि वो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। तो मुझे बड़ा इसरार उन्होंने किया कि तुम भी चलो, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि जो खूबसूरती कांगड़े की मेरी आंखों में थी और जो उसकी साफ़ सुथरा माहौल था और एनवायरनमेंट साफ़ सुथरी थी और पहाड़ थे और दरख्त थे और बर्फ़ानी चोटियाँ थी इर्द गिर्द, मुझे डर था कि वो कहीं मान न पड़ गई हो और मुझे दुख हो। सो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। वैसे ही पंजाबी में कहते हैं जरा छड्डिया गरां ओदा किला रंदा। इफ़ यू डिसाइड टू लीव ए प्लेस एंड सेटल समवेयर एल्स देन अडॉप्ट दैट कल्चर। सो मैं पंजाबी, वैसे पार्टीशन से पहले ही पंजाबी था और अब भी। सो 5 साल की उम्र में मैंने स्कूल में दाखिला लिया लाहौर में। MC प्राइमरी स्कूल में। फिर लाहौर से मैंने मैट्रिक किया वतन इस्लामी हाई स्कूल से।
फिर मैं मुख्तलिफ़ कॉलेजों में पढ़ता रहा लाहौर के। एमए मैंने किया FC कॉलेज से, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ी का एमए यूनिवर्सिटी में नहीं होता था। उस वक्त अंग्रेज़ी के एमए के लिए 2 कॉलेज थे, या FC कॉलेज था या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था। तो मैंने FC कॉलेज में दाखिला लिया। उस ज़माने में FC कॉलेज जो था वो बिल्कुल एक अमेरिकन कॉलेज था। उसमें पढ़ाने वाले सारे अमेरिकन टीचर थे, मिशनरीज़, और वो करीबन सब के सब जो अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उनके पढ़े लिखे थे, आए हुए थे। और वहाँ बहुत बड़ा कैंपस था, वो अब भी है, और बड़ी खूबसूरत जगह थी FC कॉलेज। ख़ास तौर पर स्टाफ उनका बहुत कमिटेड था। 2 नस्लों से लोग वहाँ पढ़ा रहे थे, वो मिशनरी झील की से। एक्चुअली लाहौर में ये रेस है, FC कॉलेज पुराना है कि गवर्नमेंट कॉलेज पुराना है। वो करीबन एक ही साल में बने थे, 19th सेंचुरी के फ़ौरन बाद, यानी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के चंद सालों के बाद ये बन गए थे। इसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले मैंने इस्लामिक कॉलेज लाहौर में पढ़ाया चंद साल, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चला गया। आप क्या पढ़े सर? मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में MA किया था, और मैं सारी उम्र अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब पढ़ाता रहा, जब तक मैं मुलाज़मत में था। मतलब मैं पहले इस्लामिक कॉलेज में, इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके चंद साल बाद ही हमने वहाँ यूनिवर्सिटी में ऑनर्स की क्लासेस शुरू की बेशुमार सब्जेक्ट्स पे। उसमें सारे गल्फ़ से लोग आए पढ़ने के लिए, और आम आदमी भी आए, और गल्फ़ के कुछ शहजादे भी आए जो उस वक्त वहाँ पढ़ने के लिए आए। अच्छी रेपुटेशन थी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स पैदा किए हैं, हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी ने पैदा किए। दोनों दूरअफ्तादा इलाकों से थे। सलाम साहब सरगोदे से गालिबन, हरगोबिंद खुराना एक गांव का था मुल्तान के करीब। तो ये दोनों नोबेल प्राइज़ विनर थे। तो वो कुछ जो पुराने, और पंजाब यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री की लैब में बाहर से लोग रिसर्च करने के लिए आते रहे। उस ज़माने में अभी पार्टीशन से पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, उसकी लेबॉर्ट्रीज़ का लेवल कोई इतना बुरा नहीं था, क्योंकि अब तो कंपटीशन में नई लेबॉर्ट्रीज़ आ गई, अब तो बेड़ा गर्क हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी भी अच्छी थी। उसमें भी बाहर की यूनिवर्सिटियों से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, अमेरिका के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से पढ़ाने वाले थे। जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो प्रोग्रेसिव ख्यालात वाले लोग भी थे, जिन्होंने बाद में कुछ किसानों में काम शुरू किया या लेबर में काम शुरू किया, वो भी बाहर से पढ़ कर आए हुए अच्छे टीचर थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी अच्छी जगह थी, और अच्छी फ़ज़ा थी, खुली फ़ज़ा थी। इसके बाद ज़िया-उल हक़ का ज़माना आया, तो फिर हमारे को ताल्लुकात अच्छे नहीं थे ज़िया-उल हक़ के साथ, तो फिर हमें परेशान होना पड़ा। फिर इस्तीफ़ा दिया यूनिवर्सिटी से कि लारत भेजो, अभी हालात ही ऐसे हो गए कि यहाँ पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, कुछ और करो। नहीं, क्या हुआ? 77 में ज़िया आया, 79 में भुट्टो फांसी चढ़ा, इधर क्या हुआ? ज़िया-उल हक़ ने ये किया आते ही कि यहाँ से यूनिवर्सिटी की डिटीरियोरेशन शुरू हुई, कि उसके ज़हन में किसी जगह था कि स्टूडेंट्स जो हैं ये पॉसिबल गड़बड़ की वजह हो सकते हैं, क्योंकि अयूब खां के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली तो उसमें भी स्टूडेंट्स पेश थे। तो उसने ये किया कि यहाँ लिबरल सोच, डेमोक्रेटिक सोच, लेफ़्ट की सोच को ख़त्म करने के लिए उसने यहाँ मुसल्लह तालिब इल्म तंजीमों को फ़रोग़ दिया। वो पहले डराते धमकाते थे, फिर फायरिंग शुरू कर दी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी ये मैदान जंग बन गया कुछ देर के बाद, लेकिन मेरे जाने के बाद ज़्यादा बना। हमारे ज़माने में सूरत हाल ये थी कि यहाँ लिबरल ख़यालात भी थे, औरतें, लड़कियाँ, लड़के उठते बैठते थे कैंटीन में, कोई पाबंदी नहीं होती थी, बहस मुबाहिसे भी होते थे, खुली फ़ज़ा थी। एक्चुअली ज़िया खां के जाने के फ़ौरन बाद ऐसे लगा कि बिल्कुल एक नई दुनिया पैदा हो गई है वक्ती तौर पर,
ये बहस वैसे की फ़िज़ा चल पड़ी। मुझे याद है कि हमने एक सेमिनार कराया वियतनाम पर, उसमें बड़ी बहस वैसे हुए, झगड़े हुए वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ वहाँ हो रहा था। यूनिवर्सिटी में अच्छी फ़िज़ा थी उस वक्त, लेकिन ज़ियाउल हक ने आकर इसने मुसल्लह तंजीमों की सपोर्ट करनी शुरू की, जिन्होंने इसको मैदान जंग बना दिया और वो सारा। लेकिन ये बाद में हुआ। ज़ियाउल हक के आते ही इब्तिदा में उन्होंने फैकल्टीज़ जो थी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी की भी और कॉलेजेस की भी, उसमें एक्शन स्टार्ट किया लिबरल ख्यालात, डेमोक्रेटिक ख्यालात या लेफ़्ट के ख्यालात रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ ऑल ओवर पंजाब। मुझे सिंध का पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेजों से मेरे कई जानने वाले भी उनमें शामिल हैं, उनको दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया या उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लाहौर से निकाल कर, बड़े शहरों से निकाल कर। पढ़े लिखे लोग जो थे गवर्नमेंट कॉलेज के अच्छे, किसी को दाड़ा कंजूर एक जगह है दूर अफ्तादा कोहिस्तान नमक में एक छोटी सी जगह, एक आदमी नाड़ा कंजूर भेज दिया, एक आदमी को किसी और जगह भेज दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये सूरत हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स को निकाला गया, जो टीचर्स प्रोमिनेंट निकाले गए मेरे बाद, उनमें ये सेनेटर, ये जो सेनेटर जो पहले PMLN के वज़ीर इत्तलात थे, मुशाहिद हुसैन। इसी तरह से मेरे निकलने के बाद जो दूसरा बंदा निकला वहाँ से, वो था वो एयर मार्शल असगर ख़ान का बेटा उमर असगर ख़ान। ये दो निकले मेरे बाद। मेरे साथ निकले मौलाना खालिद महमूद था और बेशुमार लोग थे। कुछ को ट्रांसफ़र कर दिया गया, कुछ के ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ केस ये था कि ये एक अंडरग्राउंड पर्चा निकालते हैं, उसका नाम था जमहूरी पाकिस्तान। एक अंडरग्राउंड पर्चा निकलता था जो तकसीम होता था, वो निकलता था जमहूरी पाकिस्तान के नाम से साइक्लोस्टाइल फॉर्म में, और वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में तकसीम होता था, लोग आगे भिजवा देते थे उसको। उसमें बड़े बंदे पकड़े गए। सबसे पहले तो मुझे उन्होंने पकड़ा और मुझे किले ले गए। आपको शाही किले ले गए? शाही किले 2 हफ्ते में वहाँ रहा उनकी मेहमानदारी में। हुआ ये कि उसी दौरान वो फिर पर्चा दिखलाया। सर शाही किला कब आप गए? दिस इज़ 1981। 81? हाँ 81 एग्जैक्ट। मेरा ख्याल है अराउंड दैट 80-81 में ये पीरियड है। हाईजैकिंग बाद में हुई? पहले हाईजैकिंग बाद में हुई। तो अर्ली मंथ्स है या 81 मार्च में हुआ, गालिबन 80 होगा, 80 में गया। हाँ। 80 में गया। फिर इसके बाद 14 दिन में वहाँ रहा, वहाँ पर्चा तो निकलता रहा। ये एक दलील बन गई कि नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई और लोग हैं जो निकाल रहे हैं। आप अंदर हैं, पर्चा बाहर से निकलता रहा, तो उसने गवाही दी कि ये वो नहीं है। हाँ अच्छा। सो हम बाहर आ गए, यूनिवर्सिटी में फिर जाना शुरू कर दिए पढ़ाने। और लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अब ज़ियाउल हक साहब का ज़माना है, इसमें अच्छे जल्दी कुछ और होगा। फिर वो हाईजैकिंग का इशू हो गया। उस ज़माने में लाहौर में बेशुमार गिरफ़्तारियाँ हुई, उसमें अच्छे खासे लोग गिरफ़्तार हुए और जेल में गए। मेरे घर फिर छापा पड़ा रात को। मैंने कहा कि मैं अब गिरफ़्तारी नहीं दूंगा। चुनांचे मैं वहाँ से घर से पीछे, वो मकान शायद मेरे आपने देखा हुआ है, आपने ग्वाल मंडी वाला? हाँ ग्वाल मंडी वाले दीवारों से दीवारें मिली होती थी। तो एक दीवार पिछले घर में मैं निकल गया। वो बहुत उन्होंने उसके बाद कोशिश की, गिरफ़्तारियाँ की, ये किया वो किया, लेकिन बहरहाल फिर हमने सोचा कि ये बजाय इसके कि हम दोबारा जाकर जेल में बैठ जाए, यहाँ कुछ बैठकर लेफ़्ट के लिए काम करना चाहिए, कोई लेफ़्ट को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं मुल्क की सतह पर कोई लोगों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये ख्याल पहले भी था और कोई थोड़ी बहुत हम बात कर रहे थे उस ज़माने में। पुलियो साहब से मेरी मुलाकात इससे पहले हो चुकी थी और इस तरह से बाकी लोगों से भी, और किसी किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग हम पैदा कर रहे थे लेफ़्ट के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान उस ज़माने में। नहीं, आपको ये मिलाने वाला कौन था? मैं ये बातें बाद में अगर पूछूं, लेकिन मुझे ज़्यादा मिलाने वाले की सूरत ये है कि
मेरा ये सिंध में दूसरी दफ़ा जाना हुआ। ये गालबन 79 में मैं सिंध गया, 78 में गया, 77 या 78 में, मे बी 77 होगा। लेकिन उससे पहले मैं जाता रहा सिंध में। हमारी ज़्यादातर वाकफियत जो थी वो कराची वालों से थी। उनमें से कौन? उनमें से बलोच था, ट्रेड यूनियन लीडर। वो जो ट्रेड यूनियन तहरीक जो चली थी भुट्टो साहब के ज़माने में, उसमें आगे आगे आने वालों में बलोच, उस्मान बलोच था, और ये करामत था, करामत अली। अच्छा, एक दिन उस्मान ने मुझे कहा कि तुम आते हो कराची और तुम्हारा ख्याल है कि ये लोगों में इत्तेहाद होना चाहिए लेफ़्ट का, तो तुमने तो सिंध देखा ही नहीं है, कराची तो सिंध पूरा नहीं है, तो सिंध ज़रूर देखो और प्रियो को ज़रूर मिलो। फिर मैं प्रियो साहब से मिलने हैदराबाद गया। उस वक्त वो वकालत कर रहे थे, उनके ऑफिस में गया। सो इस तरीके से मेरी सिंध वालों से भी रुशराई शुरू हुई, वगैरह वगैरह। सिंध वालों से मुलाकात एक बड़ा मेरा ज़िंदगी का अच्छा तजर्बा था और मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ। किताब में तो आपने पढ़ा था कि कौमी सवाल होता है और कौमी मसला है, लेकिन ज़मीन पर देखा नहीं था। बांग्लादेश जब बना तो उस ज़माने में सारे पाकिस्तान में ये एहसास पैदा हुआ, लेफ़्ट में भी रफ्ता रफ्ता, कि कौमी मसले को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो फिर सिंध में जाकर मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कौमी मसला कितना शदीद है। मुझे याद है कि स्टडी सर्कल हम लेने गए, मैं था उसमें शामिल था, अवामी तारीख वालों का स्टडी सर्कल था। ये भी शायद 77-78 की बात होगी, या शायद 79 की बात भी हो सकती है। वो एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे सिंधी, जो जिनके हाथ में एक हमेशा रखा होता था, उन्होंने बुक्शा, वो ये अवामी तारीख के थे डॉक्टर, पता नहीं क्या नाम था उनका। वो आगे जाके उनका ये मेरा ख्याल है कि ये यहाँ आपके जो शेख हजरात जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो क्या नाम है उसका? लाड़काना। हाँ जी, लाड़काने से आगे किया उनका गांव था, कंबर या डॉक्टर मोहब्बत की बात कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर मोहब्बत तो जूनियर थे। हाँ, उनसे सीनियर पुराने डॉक्टर गफ़ार काजी, डॉक्टर गफ़ार काजी वारे में। तो उनके यहाँ स्टडी सर्कल था, हम भी गए। हमने भी तकरीर की कि ये इत्तेहाद होना चाहिए लेफ़्ट का, सबको मुत्तहिद होना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक आदमी उठा आखिर में, कहने लगा देखो, कभी आप लोग इस पंजाब से या इस्लाम लेकर आ जाते हो, मुसलमान करने की कोशिश करते हो, कभी पंजाब से तुम कुछ और आइडिया लेकर आ जाते हो, अब पंजाब से तुम लोग आ गए हो इत्तेहाद होना चाहिए। कैसे इत्तेहाद हो सकता है? ये फैक्ट्री है साथ फलानी, इसमें सारे बंदे जो है पंजाब से भर्ती करके लाए हुए हैं। मेरा बेटा है BA पास है, उसको नौकरी नहीं मिली, वहाँ गया था नौकरी लेने के लिए। यहाँ से कुछ मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ये मसला जो है इसको स्टडी करना चाहिए डीपली। फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर हम गए सिंध में। फिर एंटी ज़िया मूवमेंट शुरू हुई, उस ज़माने में भी हम लोग बहुत आते जाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि सिंध में जाकर पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कौमी मसले की शिद्दत ऑन द ग्राउंड कितनी है। और सिर्फ यहाँ तो हमारे लेफ़्ट के अक्सर पुराने बूढ़े आदमी जो थे वो कहते थे कि ये सब जो कौमी मसला उठाते हैं ये जागीरदारों के एजेंट होते हैं, सरदारों के एजेंट होते हैं, वगैरह वगैरह। असल मसला तो तबकाती मसला है, तबकाती मसला हल हो जाएगा तो कौमी मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन सिंध में जाकर एहसास हुआ कि शायद ऐसे नहीं है। कौमी मसला जो है वो इतना ही शदीद है जितना तबकाती मसला है। बाद सूरतों में ये दोनों मसले मिल भी जाते हैं। तो इस तरीके से फिर जब मैं किले से बाहर निकला तो फिर मैंने दूसरी दफ़ा जब छापा पड़ा तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि यूनिवर्सिटी से मैं इस्तीफ़ा दे दूँ और मैं यही सिंध में और दूसरे सूबे में जाकर लोगों से मिलूँ, बातचीत करूँ, कोशिश करें हम मिलकर एक ऐसा जमहूरी फ्रंट बनाने की जिसमें कौमी मसला भी हो, तबकाती मसला भी हो, लेफ्टिस्ट लीडिंग भी उसकी हो, एक कम्युनिस्ट आइडियाज़ भी उसमें शामिल हो। तो ये कोशिश हमने शुरू की दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें सिंध के दोस्त भी थे, पख्तूनख्वा के दोस्त भी थे, सब मिल मिलाकर हम कुछ कोशिश कर रहे थे। तो मैंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया।